सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां धूप इंसान की चमड़ी जला देती है, शहर खंडहर बन चुके हैं और पूरी धरती पर बस एक आदमी बचा है, उसके साथ एक कुत्ता और एक खुद का बनाया हुआ रोबोट। खाने के लिए जद्दोजहद, हर कदम पर मौत का खतरा और एक ऐसा फैसला जो किस्मत बदल देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मशीन इंसान की तरह महसूस करना सीख सकती है और क्या वो किसी की जिंदगी बचाने के लिए खुद बदल सकती है। आज की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये भरोसे, दोस्ती और आखिरी उम्मीद की कहानी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस उजड़ी दुनिया में आखिर क्या हुआ, अंत में कौन बचा और क्या वाकई धरती दोबारा जिंदा हो पाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब कुत्ता खाना शुरू करने ही वाला था, तभी उसने देख लिया कि उसका मालिक चोरी से उसी का डॉग फूड खा रहा है। उसे थोड़ा झटका लगा, लेकिन तभी उसे मालिक की एक अजीब आदत भी दिखी कि वो हर दिन कप में बस एक बूंद व्हिस्की डालता है, फिर उसमें ढेर सारा नल का पानी मिलाता है और बड़े मजे से धीरे धीरे पीता रहता है। ऊपर से काफी देर तक उसी स्वाद को महसूस करता रहता है। तभी कुत्ते की नजर फ्रिज पर गई, जहां बहुत ही कम खाना बचा था, और तब उसे समझ आया कि वो अपने मालिक को गलत समझ रहा था। चम्मच पर बचा हुआ वही थोड़ा सा डॉग फूड असल में मालिक का पूरे दिन का खाना था, और पानी में मिलाई गई व्हिस्की सिर्फ भूख को थोड़ा दबाने के लिए थी। ये देखकर कुत्ता उदास हो गया, लेकिन तभी फिंच मुस्कुराकर उसे प्यार से दिलासा देने लगा। तब जाकर कुत्ता फिक्र छोड़कर आराम से खाना खाने लगा। उधर फिंच पानी पीकर पेट तो भर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर खाने की टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धरती के आखिरी दौर में जी रहा है, जहां तेज गामा किरणों ने ओजोन लेयर उड़ा दी थी। जमीन का तापमान करीब 150 फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटकों ने सारी मशीनें खराब कर दी थीं। ऐसे हालात में ज्यादातर लोग मर चुके थे, लेकिन फिंच उस वक्त बेसमेंट में काम कर रहा था, इसलिए बच गया और अब वो एक कुत्ता और एक रोबोट कुत्ता के साथ जैसे तैसे जिंदगी चला रहा है। हालात चाहे जैसे भी हों, जीना तो चलता ही रहता है। फिंच का रोज का काम होता है रोबोट कुत्ता के साथ बाहर जाकर खाना ढूंढना, वापस आकर पहले एयरगन से कपड़ों की मिट्टी उड़ाता है, फिर ध्यान से कुत्ता को भी साफ करता है, उसके बाद खुद का पसीना धोता है और बाकी समय दोनों के साथ बॉल फेंकने वाला खेल खेलता रहता है। लेकिन सच ये है कि फिंच के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बाहर निकलते समय वो सेफ्टी सूट पहनता जरूर है, लेकिन धूप की किरणें इतनी तेज हैं कि उसके शरीर की कुछ चमड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऊपर से वो अपना अच्छा खाना कुत्ता को दे देता है, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे अच्छे से पता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मरने के बाद कोई उसके कुत्ता का ख्याल रख सके। इस सोच के साथ टेक इंजीनियर फिंच एक ऐसा रोबोट बनाने का फैसला करता है जो उसकी आखिरी चाह पूरी कर सके। वो इस उजड़ी दुनिया में जहां जो पार्ट्स मिलते हैं उन्हें जुटाता है और दिन रात बिना रुके उसी काम में लगा रहता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार फिंच ने एक इंसान जैसा लोहे का ढांचा जोड़ ही लिया। फिर उसने सारी जनरल नॉलेज और कुत्ता की देखभाल वाली जानकारी रोबोट के दिमाग में डाल दी, लेकिन अभी भी 2 आंखों की कमी थी और नई आंखें ढूंढने का टाइम बिल्कुल नहीं था। मजबूरी में फिंच की नजर अपने रोबोट कुत्ता डीवी पर गई। डीवी को लगा मालिक उसके साथ खेलने वाला है, लेकिन अगले ही पल फिंच ने उसकी आंखें निकाल ली और 1 सेकंड में डीवी ऐसे सिर झुका बैठा जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। आंखें रोबोट में लगाने के बाद फिंच ने कंप्यूटर में कमांड डाली और यूं एक बेसिक रोबोट तैयार हो गया। खुशी में वो ये पल कुत्ता के साथ शेयर करता है और रोबोट को दी गई पहली कमांड थी कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किसी इंसान को चोट लगते हुए चुपचाप नहीं देखेगा। लेकिन सबसे अहम चौथी कमांड थी जिसे सबसे ऊपर रखा गया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई इंसान कुत्ता को पकड़कर उसे खाने की कोशिश करे तो रोबोट इंसान को चोट पहुंचाकर भी कुत्ता की हिफाजत कर सकता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि फिंच ने अपनी कोई भी जानकारी रोबोट में नहीं डाली थी, फिर भी रोबोट जानता था कि फिंच कौन है। ये देखकर फिंच की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद रोबोट बड़े प्यार से कुत्ता को हेलो कहता है, लेकिन कुत्ता उसे ठंडा रिस्पॉन्स देता है क्योंकि उसे ये नया साथी बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी अचानक डरावनी बात होने वाली होती है। शाम के वक्त फिंच बाहर विंड टर्बाइन ठीक कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि एक भयानक तूफान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच को तुरंत समझ आ जाता है कि मामला गड़बड़ है और वो फौरन रोबोट से इस तूफान का खतरा चेक करने को कहता है। हालात बहुत खराब होते हैं क्योंकि ये तूफान पूरे 40 दिन तक चलने वाला होता है और अगर वो यहाँ रुके रहे तो सब मारे जाएंगे। मजबूरी में उन्हें सुरक्षित जगह सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलना पड़ता है क्योंकि वही सबसे सेफ इलाका है और फिंच भी गोल्डन गेट ब्रिज को आखिरी बार देखना चाहता होता है। तभी अचानक उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और
कुत्ता भी दौड़ते दौड़ते रुक जाता है। फिंच समझ जाता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो चाहता है कि रोबोट बहुत कम समय में जल्दी सीख जाए। इसी वजह से वो तुरंत रोबोट को चलना सिखाना शुरू कर देता है। अच्छी बात ये थी कि रोबोट बहुत तेज सीखता था, 2 मिनट भी नहीं लगे और वो ठीक से चलने लगा। फिर थोड़ी घबराहट के माहौल में सब लोग अपना बहुत ही कम सामान समेटने लगे। निकलने से पहले फिंच अपने वफादार रोबोट कुत्ता डीवी को नहीं भूला, लेकिन आंखें न होने की वजह से डीवी इधर उधर टकराता फिर रहा था, जैसे रास्ता ही समझ में न आ रहा हो। तभी दीवार पर एक पुराना कैमरा पड़ा दिख गया। फिंच ने उससे आंखें बनाकर डीवी पर लगा दी और वो फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह फिंच सबको साथ लेकर मजबूरी में सफर पर निकल पड़ा। साफ था कि रोबोट अभी नए माहौल का आदी नहीं था और लगभग घर वाली गाड़ी को ठोक ही देता। फिंच जिस गाड़ी में चल रहा था वो 1984 की पुरानी मोटर होम थी, लेकिन उसने उसे अपने हाथों से ऐसा मजबूत बना दिया था कि वो बाहर की गर्मी और हवा से भी बचा सके और ऊपर लगे सोलर पैनल से लगातार चलती भी रहती थी। इस सूखी और धूल से भरी दुनिया में चलते हुए रोबोट खिड़की से बाहर देखकर हैरान हो रहा था कि कहीं पेड़ पौधे नहीं हैं और कहीं इंसान भी नहीं दिखते। ये सब उसके दिमाग में बनी दुनिया से बिल्कुल अलग था, ताकि रोबोट जल्दी सीख सके। फिंच ने उसे सामान ढूंढना सिखाने का फैसला किया। डीवी भी साथ जाना चाहता था, लेकिन फिंच ने कहा कि बड़े वाले को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। दोनों एक पुराने थिएटर तक पहुंचे। अंदर घुसते ही रोबोट ने शीशे में पहली बार खुद को देखा और वहीं अटक सा गया। आंखें फैलाकर खुद को घूरने लगा, जैसे उसे पहली बार खुद का एहसास हुआ हो। तभी फिंच की आवाज ने उसे होश में लाया, क्योंकि उसे वहां 15 साल पुराने मकई के दाने मिल गए थे। अगर उनसे पॉपकॉर्न बना लिया जाए तो कई दिनों का खाना निकल सकता था। फिंच ने फर्श से एक लोहे की प्लेट उठाई और रोबोट को पकड़ने को कहा, फिर उसमें मकई डाल दी। ये सब बड़े वाले को इतना मजेदार लगा कि वो खुशी में पैर पटकने लगा। लेकिन तभी फिंच का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक बवंडर बहुत पास आ चुका है। वो घबराकर मोटर होम स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से भागते हुए घाटी की तरफ निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद वहां पहुंचकर बवंडर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हालात उल्टा और भी खतरनाक हो जाते हैं। तूफान और तेज हो जाता है और उनके पास कहीं छिपने का टाइम ही नहीं रहता। तब फिंच आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है और लोहे की लंबी कीलें और रस्सी से गाड़ी को जमीन में बांधने लगता है। हालात इतने नाजुक होते हैं कि वो 1 सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता। कुत्ता गाड़ी के अंदर से ये सब देखकर बहुत घबरा रहा होता है और वहीं रोबोट भी उसकी नकल करते हुए मदद में लग जाता है। लेकिन तीसरी कील ठोकते वक्त फिंच के हाथों में ताकत ही नहीं बचती। वो समझ नहीं पाता अब क्या करे। तभी अगले ही पल रोबोट उसे पहले गाड़ी में बैठने को कहता है और खुद पूरी ताकत से आखिरी कील ठोक देता है। फिर तेजी से रस्सी को और कस देता है। जैसे ही तूफान बस 1 कदम दूर पहुंचता है, वो भी फुर्ती से गाड़ी में कूद जाता है। सब लोग गाड़ी के हैंडल को कसकर पकड़ लेते हैं। कुछ ही सेकंड में बवंडर टकराता है और 3 रस्सियां टूट जाती हैं। गाड़ी हवा में लटक कर झूलने लगती है। फिंच को लगता है अब सब खत्म, लेकिन असल में रोबोट की आखिरी जोरदार चोट ही सबको बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ वही एक कील जमीन में मजबूती से टिकी रहती है। किस्मत से वो तूफान तो निकल जाता है, लेकिन गाड़ी का टायर 2 हिस्सों में फट चुका होता है। फिंच परेशान हो जाता है, क्योंकि भले ही एक्स्ट्रा टायर मौजूद होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो जैक लाना भूल गया था। मुश्किल हालात में किसी तरह वो टायर बदल लेता है, लेकिन थक कर उसकी सांस फूल जाती है। रोबोट प्यार से उसे सहारा देता है। उस समझदार मददगार को देखकर फिंच तय करता है कि अब इसे एक नाम देना चाहिए। रोबोट खुशी में पैर पटकने लगता है और खुद कहता है कि नाम शेक्सपियर रख लेते हैं, या नेपोलियन भी ठीक है। लेकिन फिंच हंसते हुए कहता है कि नेपोलियन तो सिर्फ 1.5 मीटर का था। इतना बड़ा नाम इस लंबे चौड़े रोबोट पर जमेगा नहीं। शाम होते होते कुत्ता गहरी नींद में चला जाता है। फिंच मेज पर बैठकर अपना सेफ्टी सूट सिल रहा होता है और रोबोट मदद करते हुए भी अपने नाम को लेकर सोच में डूबा रहता है। तभी वो पूछ बैठता है कि कुत्ता का कोई नाम क्यों नहीं है। फिंच बताता है कि कुत्ता का नाम गुडईयर है। रोबोट फिर सवाल करता है कि फिर तुम उसे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाते। फिंच बात को टाल देता है। तभी रोबोट को अचानक एक आसान और याद रहने वाला नाम सूझता है और उसी पल उसे अपना नाम मिल जाता है। फिंच उससे हाथ मिलाकर खुशी से उसका स्वागत करता है। हल्का सा सुकून भरा माहौल बना हुआ था और किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर आसमान में कुछ अजीब बदलाव आने लगा है। अगली सुबह गाड़ी के अंदर से अचानक 2 कुत्तों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। असल में जेफ कुत्ता से बात करने के लिए कुत्तों जैसी आवाज निकालने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन कुत्ता उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और दोनों आमने सामने तने हुए खड़े रहते हैं। ये देखकर फिंच का सिर दर्द होने लगता है। फिर वो लोग दोबारा सफर पर निकलते हैं और आखिरकार सैन फ्रांसिस्को की सीमा तक पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि अब गोल्डन गेट ब्रिज बस सामने ही होगा, लेकिन तभी फिंच को अचानक तेज खांसी शुरू हो जाती है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ती नजर आती है।
है। वो नहीं चाहता कि कुत्ता और जेफ उसकी कमजोरी देखें, इसीलिए वो गाड़ी एक ढाबे के पास रोक देता है। जल्दी से कुत्ता जेफ को सौंपता है और खुद भारी कदमों से अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से खून की उल्टियां होने लगती हैं। उधर बाहर कुत्ता बेकाबू होकर भौंकने लगता है क्योंकि जेफ उसे टहलाने के लिए नीचे उतारना चाहता था, लेकिन कुत्ता दांत दिखाकर जाने से मना कर देता है। जैसे ही फिंच बाहर आता है, कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है। साफ है कि रोबोट और कुत्ता के बीच भरोसा बनने में अभी वक्त लगेगा। फिर फिंच जेफ से कहता है कि तुम यहीं गाड़ी संभालो, मैं कुत्ता को थोड़ा टहला कर लाता हूँ। जेफ मन ही मन चिढ़ जाता है और बड़बड़ाता है कि तुम दोनों जैव वाले मुझे कभी सीरियस ही नहीं लेते। गुस्से में वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। फिंच की तरह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी टक्कर जैसी आवाज आती है। फिंच भागकर बाहर आता है और उसके साथ कुत्ता भी बाहर दौड़ पड़ता है। कुत्ता लगभग धूप में पहुंच ही जाता है, लेकिन वक्त रहते फिंच उसकी रस्सी पकड़ लेता है। करीब 10 मीटर दूर खड़ी गाड़ी को देखकर फिंच के पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि बड़ी गड़बड़ हो गई है। रोबोट ने अपने मन से गाड़ी चला दी थी, लेकिन जेफ उल्टा कहता है कि गाड़ी अपने आप चल पड़ी। फिंच समझ जाता है कि रोबोट झूठ बोल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी वो जेफ से कहता है कि पहले गाड़ी में जाकर उसका सेफ्टी सूट ले आओ। जेफ मुंह से तो हाँ कह देता है, लेकिन जानबूझकर धीरे धीरे चलता है। फिंच गुस्से से भर जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है और अपना हाथ धूप में निकालकर जेफ को दिखाता है कि इंसान और तुम जैसे लोहे के रोबोट एक जैसे नहीं होते। तेज धूप में हमारी चमड़ी बुरी तरह जल जाती है। फिंच सख्त लहजे में जेफ से कहता है कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एक ही काम है इस कुत्ता का ठीक से ख्याल रखना। तब जेफ को समझ आता है कि मालिक सच में नाराज है। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। उसे बस इतना चाहिए था कि वो थोड़ा मदद कर सके, लेकिन उल्टा मामला बिगड़ गया। वो उदास होकर गाड़ी के पीछे जा बैठता है। रास्ते में फिंच को भी एहसास होता है कि उसने गुस्से में ज्यादा कड़वा बोल दिया। असल में जेफ की नीयत गलत नहीं थी। अपनी गलती सुधारने के लिए वो जेफ को गाड़ी चलाना सिखाने का फैसला करता है। जेफ की हालत बिल्कुल उस इंसान जैसी होती है जो पहली बार ड्राइविंग सीख रहा हो। बार बार गलती करता है, लेकिन धीरे धीरे समझने लगता है। उधर कुत्ता डर के मारे फर्श पर चिपक जाता है। अच्छी बात यह रहती है कि 5 मिनट के अंदर ही जेफ ठीक ठाक ड्राइव करना सीख लेता है और खुद की तारीफ करने लगता है कि वो तो बड़ा तेज सीखने वाला निकला। फिंच भी उसकी तेजी देखकर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि कुत्ता का भविष्य जेफ के हाथ में सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आसमान में नॉर्थ लाइट्स तक दिखने लगती हैं। दोनों आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। जेफ पूछता है, जब दिन में धूप इतनी खतरनाक है तो हम रात में सफर क्यों नहीं करते? फिंच समझाता है कि भले ही गामा किरणें तबाही की वजह बनी हो, लेकिन जो इंसान बचे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। जिंदा रहने के लिए वो छुपकर रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इस टूटी हुई दुनिया में अच्छा दिल रखना ही अपने आप को चोट पहुंचाने जैसा बन गया है। फिर फिंच कुत्ता की कहानी सुनाता है कि एक दिन वो एक स्टोर में सामान ढूंढ रहा था। तभी उसने एक छोटी बच्ची को भी सामान इकट्ठा करते देखा, लेकिन कुछ ही देर में दूसरे लोग उसे घूरने लगे। फिंच चाहकर भी उससे लड़कर बच्ची को बचा नहीं पाया और डर के मारे छुपा रहा। जब वो लोग चले गए तब उसने बच्ची के बैग में हलचल देखी और अंदर एक छोटा सा कुत्ता मिला। वही गुडईयर था, यानी ये कुत्ता कभी फिंच का था ही नहीं, वो उस बच्ची का था। 10 साल बीत जाने के बाद भी फिंच खुद को माफ नहीं कर पाया। यही वजह है कि वो इस कुत्ता की इतनी हिफाजत करता है। जेफ ये सब सुनकर चुप हो जाता है और अंदर से काफी कुछ समझने लगता है। जेफ अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचता रहता है। उस रात वो वापस मोटर होम में नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि अंधेरे में खतरा ज्यादा होता है और वो सबको बचाने के लिए बाहर ही पहरा देना चाहता है। लेकिन उधर फिंच की हालत और बिगड़ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ा मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। कुत्ता बार बार जेफ पर भौंकता है जैसे उससे मदद की गुहार लगा रहा हो। जेफ पूरी ताकत से दिमाग लगाता है, लेकिन उसे बस इतना ही समझ आता है कि एक तौलिया भिगोकर फिंच के माथे पर रखा जाए ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। उसके हिसाब से अगर बहुत सारी दवाइयां मिल जाएं तो शायद फिंच बच सकता है। इसी जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे मोटर होम लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर सबको भारी नुकसान देने वाला है। थोड़ी देर में वो डीवी के साथ एक पुराने अस्पताल के गेट पर पहुंच जाता है। पहले वो अपने ऊपर एक जैकेट डालता है ताकि खुद को ढक सके। फिर ऊपर जाकर उसे एक बंद अलमारी मिलती है। उसे याद आता है कि फिंच ने कहा था अगर कहीं बंद लॉकर मिले तो समझ लेना अंदर काम का सामान होगा। वो बिना ज्यादा सोचे उसे तोड़ देता है और अंदर रखा सारा सामान समेट लेता है। उसे ये एहसास तक नहीं होता कि ये चीजें किसी और की भी हो सकती हैं। उसी वक्त नीचे डीवी भी तेजी से इधर उधर खोज कर रहा होता है।
तभी उसकी नजर एक बिस्कुट के डिब्बे पर पड़ती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है वो इंसानों के लगाए जाल में फंस जाता है। इधर फिंच की आंख खुलते ही उसे कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है। वो फौरन सेफ्टी सूट पहनकर उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। खोजते खोजते उसे ड्यूई मिलता है जो आखिरी सांसें ले रहा होता है। भारी दिल से फिंच ड्यूई को बंद कर देता है क्योंकि उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। रोने का भी वक्त नहीं मिलता और वो जेफ को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। अब उन्हें इंसानों ने देख लिया होता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। फिंच पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ाता है। देर रात तक वो भूखे लोग पीछे ही लगे रहते हैं क्योंकि उनके लिए एक इंसान और एक कुत्ता कई महीनों का खाना बन सकता है। खतरा लगातार पास आता जा रहा होता है। तब फिंच गाड़ी की लाइट बंद कर देता है और जेफ से कहता है कि अंधेरे में ही गाड़ी चलाओ ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके। गाड़ी बिना रोशनी के उबड़ खाबड़ रास्तों पर हिलती डुलती आगे बढ़ती है। अंदर कुत्ता डर के मारे सिमटा बैठा होता है और जेफ पूरी कोशिश करता है कि गाड़ी कंट्रोल में रहे। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे अब पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर आगे निकलते रहते हैं। इस भागदौड़ में जेफ पहली बार सच में समझने लगता है कि इंसानों की दुनिया कितनी बेरहम हो चुकी है और फिंच ने उसे जो सिखाया था वो कितना जरूरी था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी हालत में फिंच और कुत्ता को सुरक्षित रखना। इतनी कोशिशों के बाद भी वो लोग पीछा छोड़ा नहीं पाते। तभी सामने पुल के नीचे एक सुरंग दिख जाती है। जेफ बिना ज्यादा सोचे गाड़ी उसी तरफ मोड़ देता है, लेकिन बदकिस्मती से मोटर होम सुरंग के बीच में ही अटक जाती है। पीछे से खतरा करीब आता देख जेफ घबराता नहीं, फौरन नीचे उतरकर पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देता है और किसी तरह उसे अंदर घुसेड़ देता है। तभी पीछा कर रहे लोग बाहर ही रह जाते हैं और सबकी अटकी सांस आखिरकार खुलती है, मगर नुकसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। सोलर पैनल बुरी तरह टूट गया होता है। डिवी अब इस दुनिया में नहीं रहता और फिंच अंदर से लगभग टूट जाता है। ऊपर से जेफ बार बार गलतियां कर रहा होता है और फिंच जानता है कि उसकी अपनी हालत भी ज्यादा दिन की नहीं है। उसे लगने लगता है कि इस उजड़ी दुनिया में शायद कोई रोबोट कुत्ता का सही से ख्याल नहीं रख पाएगा। उसे जेफ से भी निराशा होती है और खुद से भी, क्योंकि जेफ की हर गलती कहीं ना कहीं उसी की बनाई हुई होती है। वही इसका जिम्मेदार है। इसी सोच में वो अंदर से बिल्कुल खाली सा महसूस करने लगता है। इसी बीच जेफ माहौल हल्का करने के लिए बोलने ही वाला होता है कि बारिश का मतलब नई शुरुआत होता है, लेकिन फिंच उसे तुरंत चुप करा देता है। जेफ इतना टूट जाता है कि उसके पास कहने को कुछ बचता ही नहीं। ठंडी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती हैं और उस उदास माहौल में वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है। पूरी रात मेहनत करके वो किसी तरह सोलर पैनल को जोड़ता है ताकि गाड़ी दोबारा चल सके। अगली सुबह वो लोग करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर से सैन फ्रांसिस्को और गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी अचानक एक तितली आकर शीशे से टकरा जाती है। जेफ फौरन गाड़ी रोक देता है और सफाई देता है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तितली खुद आकर टकराई है। फिंच गाड़ी का दरवाजा खोलता है और हाथ धूप में निकाल कर देखता है। हैरानी की बात यह होती है कि अब धूप जलाती नहीं बल्कि हल्की और आराम देने वाली लगती है। तब उसे समझ आता है कि रास्ते में कहीं गामा किरणें अचानक खत्म हो गई हैं और धरती धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगी है। दरअसल इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। उस रात का बदला हुआ आसमान, ठंड से चमकती रोशनी और फिर तेज चमक के बाद बरसती बारिश, ये सब इशारा कर रहे थे कि दुनिया दोबारा सांस लेने लगी है। जैसे बरसों बाद अंधेरे से निकलकर सब कुछ फिर से जिंदा होने जा रहा हो। हवा में हल्की सी उम्मीद घुल जाती है। फिंच की आंखों में पहली बार सुकून नजर आता है और जेफ भी अंदर से महसूस करता है कि शायद अब उनका सफर सिर्फ भागने का नहीं बल्कि नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का है। फिंच का मूड आज काफी अच्छा होता है। वो खास तौर पर अपनी महंगी सफेद सूट पहनता है जिसे वो अब तक संभाल कर रखा हुआ था। फिर वो जेफ के साथ खुले मैदान में आराम से बैठकर धूप सेकता है और सालों से बचाकर रखा हुआ डिब्बा बंद खाना खोलकर खाता है। जेफ बताता है कि उसने पिछली रात एक सपना देखा जिसमें वो तीनों गोल्डन गेट ब्रिज पर खड़े थे। ये सुनकर फिंच थोड़ा हैरान हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने सपना भी देख लिया। सच कहूं तो मैं तुम्हें 5-6 साल बाद देखना चाहता हूं। तुम आज भले ही ये बता सकते हो कि गोल्डन गेट ब्रिज पर कितने बोल्ट लगे हैं, लेकिन किसी चीज की असली खूबसूरती तब समझ आती है जब तुम खुद वहां खड़े होकर उसे महसूस करते हो। देखने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता है। यही फिंच की जेफ को दी गई आखिरी सीख होती है। जेफ ये सुनकर और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और तुरंत वहां जाना चाहता है क्योंकि अब वहां से सिर्फ करीब 700 किलोमीटर ही बचा होता है। इसके बाद फिंच खुद कुत्ता के साथ बॉल फेंकने वाला खेल दिखाता है और जेफ को भी ट्राई करने को कहता है, लेकिन कुत्ता हर बार बॉल जेफ को देने की बजाय वापस फिंच को ही लाकर देता है। जेफ चाहे जितनी कोशिश कर ले, नतीजा वही रहता है। तभी अचानक फिंच को फिर से तेज खांसी आ जाती है।
जेफ उसे सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन फिंच उसे बाहर ही रुकने को कह देता है। जेफ को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। वो चुपचाप अपना सिर फिंच के कंधे पर टिका देता है। इस पल फिंच बिल्कुल हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि जेफ में इंसानों वाली सबसे अच्छी बातें आ चुकी हैं। अब अगर जेफ आगे कभी गलती भी करे तो उसका बोझ उस पर नहीं रहेगा। बाहर बैठा जेफ धीरे धीरे मेज और कुर्सियां समेटता है और शांत मन से डूबते सूरज को देखता रहता है। देर रात कुत्ता की हल्की सी आवाज के साथ फिंच हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। जेफ सफेद कपड़े में लपेटकर फिंच को आग देता है। उसके अंदर ऐसा दर्द उठता है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन वो रो भी नहीं सकता और न ही किसी से अपनी बात कह सकता है। मजबूरी में वो अपनी टोपी पहन लेता है। यही उसका अपने बनाने वाले को याद करने का तरीका बन जाता है। अब मालिक के बिना एक रोबोट और एक कुत्ता अकेले रह जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि आगे जाना कहां है। लेकिन तभी जेफ के दिमाग में एक बात क्लिक करती है। जेफ को अचानक साफ समझ आ जाता है कि उसका जन्म सिर्फ एक ही मकसद के लिए हुआ है, इस कुत्ता की देखभाल करना। वो बिल्कुल फिंच की तरह डिब्बा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत बड़ी होती हैं और ढक्कन खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक उसका शरीर अपने आप सीधा हो जाता है और अगली ही पल डिब्बा खींचकर उसके पेट के अंदर चिपक जाता है। इस तरह वो पहली बार कुत्ता को खुद खाना खिला पाता है। इस एक घटना के बाद कुत्ता का रवैया भी बदलने लगता है। अब वो खुद दौड़कर बॉल उठाता है और सीधे जेफ के हाथ में लाकर देता है। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों के बीच भरोसा और अपनापन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आखिरकार जेफ फिंच की अधूरी ख्वाहिश पूरी करते हुए गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचता है और वहीं पास फूलों और हरियाली के बीच फिंच को दफना देता है। सामने फैले नजारे को देखकर जेफ खुद से कहता है कि ये जगह उसकी जानकारी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो एक पोस्ट कार्ड पर तीनों की तस्वीर बना देता है ताकि इस सफर की याद हमेशा रहे। लेकिन ये अंत नहीं होता। खुले नीले आसमान के नीचे एक रोबोट और एक कुत्ता अपनी नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।